हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। जब सारा गांव हमको पनौती मानकर यहाँ से निकाल देना चाहता था, आरोही की बात सुनकर सोहम चौंक गया और उसने हैरान होते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? फिर कैसे तुम यहाँ रुक गई? दक्ष जी की वजह से, आरोही आगे बोली। उस दिन दक्ष जी हमारे साथ उस तरह खड़े रहे जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी के सामने खड़ा रहता है। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ ना होते। इतना कहकर आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो पुरानी बातें याद करके वो सहर उठी। शाम हो चली थी, दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सारा दिन बीत चुका था। आरोही ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो काफ़ी समय से सोहम का हाथ थामे हुए थी। उसके कानों में दक्ष जी की कही बात घूम गई। इस लड़की की इतनी औकात नहीं है कि ये मेरे पोते का हाथ पकड़े। ये बात याद करके आरोही ने तुरंत सोहम का हाथ छोड़ दिया। सोहम ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और हिम्मत को सलाम करता हूँ आरोही। इतने सारे दुखों को झेलने के बावजूद तुम इतनी खुशहाल रहती हो, वरना लोग तो हिम्मत छोड़ देते हैं। आरोही की आंखें नम थी, वो फिर बोली, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। हम चाहे जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, लेकिन विधवा होने का सच कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सोहम ने जब एक बार फिर आरोही की आंखों में आंसू देखे तो उसने बात बदलते हुए कहा, ये सब भूल जाओ, अब मुझे ये बताओ कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है। आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे बाबा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अभी जो इस काम से पैसा मिला उससे महीने भर का खर्चा चल जाएगा, लेकिन आगे की लिए हमें नौकरी की ज़रूरत है। पर आरोही थोड़ा हिचकते हुए रुक गई थी। सोहम धीरे से आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर क्या आरोही? सोहम की नज़रें आरोही की नज़रों को छू रही थी। वो उसमें चिंता के भाव साफ तौर पर देख पा रहा था। सोहम एक कदम और आरोही के करीब आ गया। उनकी नज़रें अब भी आपस में जुड़ी हुई थी। वैसे तो दोनों शांत थे, लेकिन उनकी नज़रें बिना शब्दों के आपस में बातें कर रही थी। आरोही दुखी मन से आगे बोली, सोहम जी, हमारे विधवा होने के बावजूद लोग अक्सर हमें ऊपर से नीचे तक घूरते हैं, हमें बेसहाय समझते हैं। और वक्त के साथ साथ जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत से लोग हमारी तरफ गंदी नज़रों से देखते हैं। सोहम आरोही की बातें पूरे ध्यान से सुन रहा था। उसे हाल ही में हुई कुछ ऐसी पुरानी घटनाएं याद आ गई जिसकी वजह से वो आरोही की बात अच्छे से समझ गया। सोहम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार आरोही के नरम पहलू को देखा था। आरोही कांपती हुई आवाज़ में बोली, समय के साथ नौकरी पाना भी मुश्किल हो रहा है। सोहम ने अपने गुस्से को दबाकर आरोही को समझाया, आरोही, मैं समझता हूँ तुम्हारी मुश्किलें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दक्ष जी आरोही को काम पर रखने से मना कर चुके थे। सोहम किसी भी हाल में आरोही को सुरक्षित रखना चाहता था। ऐसे में उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, आरोही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। शायद तुम राधिका बुआ दादी की देख रेख का काम कर सकती हो, बस तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। आरोही सोहम की इस बात से हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? पर हमने हमेशा सोचा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे लिए कुछ मायने रखता हो। हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और अब तो हमने अपने अंदर कला को भी खोज लिया है। हम कैसे एक नौकरानी का काम कर सकते हैं। सोहम आरोही की बातों को समझ रहा था, लेकिन अब वो आरोही के आसपास ही रहना चाहता था। वो हर वक्त उसे अपनी नज़रों के सामने सुरक्षित और खुश देखना चाहता था। उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, आरोही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कोई परमानेंट काम नहीं होगा। इससे तुम्हें कुछ समय मिल जाएगा और शायद तुम उस समय में अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सको। आरोही कुछ सोचते हुए बोली, तुमने हमारी परवाह की उसके लिए शुक्रिया, हम इस बारे में सोचेंगे। आरोही ने मुस्कुराते हुए कह तो दिया था, लेकिन उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। सोहम की तरफ देखते हुए वो खुद से बोली, भोलेनाथ जी, ये कैसा भेदभाव है। कल तक सोहम जी हमें स्टार बुला रहे थे, हमारे ही डिजाइन की वजह से उनको इतना बड़ा काम मिला, और आज वो हमको नौकरानी बनने को बोल रहे हैं। पैसा इंसान की किस्मत कैसे बदल देता है, हम छोटे लोग ख्वाब भी नहीं देख सकते।
आरोही का मन दुखी हो गया। वो धीरे से बोली, माँ बाबा परेशान होंगे, अब हमें चलना चाहिए। सोहम ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो जानता था कि आरोही बहुत ही खुददार लड़की है। वो फिर से उसके साथ जाने से मना कर देगी। वो चुपचाप कुछ दूर तक आरोही के पीछे तक गया और जब वो अपने घर वाली गली में मुड़ गई तो सोहम वहाँ से वापस चला गया। आरोही ने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। वो भागते हुए घर पहुंची तो उसने देखा कि सब उसे ही घूर रहे थे। आरोही को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, आ गई मैम साहब। कांड करने के बाद ये सुनकर आरोही हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा था। उसने सुनीता की तरफ देखते हुए पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि सुनीता कोई जवाब दे पाती, अंदर से टुनटुन भागते हुए आई। उसने अचानक से आरोही को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मासी माँ, तुमको ये लोग अपने साथ ले जाएंगे। जल्दी घर के अंदर चलो, कहीं मत जाना। टुनटुन आरोही की उंगली पकड़कर उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाने लगी। तभी सुनीता चिल्लाने लगी, हमारे तो भाग ही फूट गए। ऊपर वाले ने दो बेटी दी, एक तो कोई भी सहारा देने से पहले ही चल बसी, तो दूसरी विधवा होने के बावजूद भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही है। जाने और कौन कौन से दिन दिखाएगी। जब तक हम जिएंगे चैन से नहीं जीने देगी हमें। राधे श्याम भी वहीं जमीन पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। वहां आते जाते हुए लोग आरोही और उसके माँ बाप पे ताने कस रहे थे। एक आदमी यहाँ से गुजरते हुए दूसरे आदमी से बोला, तुमको पता है आजकल आरोही इतने सारे मर्दों के बीच जाकर नौकरी करती है, और वो भी हमारे छोटे साहब के साथ। तभी दूसरा आदमी तंज कसते हुए बोला, अभी तो साहब की मेल में घुसी है, धीरे से लगता है कि उनकी ज़िंदगी में भी घुस जाएगी। ये सारी बातें सुनकर आरोही को बहुत बुरा लग रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, हो क्या रहा है? कोई हमें कुछ बताएगा? तभी सुनीता रोते हुए बोली, आरोही, प्रदीप ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अब तुम्हारे साथ साथ हम सबको भी पंचायत के सामने बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। आरोही ने डरते हुए कहा, पंचायत? पर हमने तो सच में कुछ गलत नहीं किया। अम्मा बाबा, सुनीता ने उसके सामने आकर रोष से भरी हुई आवाज़ में कहा, ये प्रदीप सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके जहरीली नज़रों में अब तुम फंस चुकी हो। वो बोल रहा है कि तुमने उसके साथ गंदी हरकतें की है। तभी गांव का एक आदमी मजाक करते हुए बोला, देखो आरोही अब पंचायत के सामने जाएगी। ये बिना डरे किसी से भी भिड़ जाती है ना। अब आएगी अकल। आरोही ने नहीं सोचा था कि प्रदीप गुप्ता उसे इस तरीके से बदला लेगा। 9 साल पहले एक बार वो पंचायत के सामने चर्चा का विषय बन चुकी थी, इसलिए अब फिर से वही सब सोचकर उसका मन घबरा उठा था। वो शांत हो गई, लेकिन तभी राधे श्याम बाहर आया और गर्व भरे अंदाज में बोला, ये सब झूठ है। हमारी बेटी पर इस तरह का इल्ज़ाम कोई कैसे लगा सकता है? यह गुप्ता तो सिर्फ हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। आरोही ने सोचा था कि राधे श्याम उसे डांटेगा, लेकिन राधे श्याम को अपने साथ खड़े देखकर उसकी आंखें भर आई। बाबा, राधे श्याम आरोही की ओर मुड़ते हुए बोला, बिटिया तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम तेरे साथ हैं। किसी को भी तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। सुनीता आश्चर्य से राधे श्याम की तरफ देखने लगी और तभी दादी माँ के चेहरे पर संतोष बिखर गया। वो धीरे से बोली, पहली बार इस राधे श्याम ने समझदारी की बात कही है। राधे श्याम ने आगे कहा, हम अपनी बिटिया को अच्छी तरह से जानते थे और हमको पूरा यकीन है कि ये सब झूठ है। हमारा परिवार इस मुश्किल समय में एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करेगा। राधे श्याम की बातों ने पूरे परिवार के मन में एक अलग ही हिम्मत भर दी थी। उसकी बातों ने सबके मुंह बंद कर दिए और सब अपने अपने घर वापस लौट गए। अगले दिन पंचायत में आधा गांव इकट्ठा हो चुका था और सबकी नजरें बस आरोही पर थी। प्रदीप अभिमान से सबके सामने बोला, इन नीच जाति के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे दो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए इन लोगों को हमेशा इनकी औकात पता रहनी जरूरी है, जिससे ये ऊंची जात के लोगों के साथ बदतमीजी ना कर सके। ये लड़की बेशरम हो चुकी है, इसका पति तो इस दुनिया में रहा नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो गई है।
इस लड़की ने हमारे साथ बदतमीजी की है। दिल फेंक है ये, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरोही के दिमाग में पुरानी यादें क्रोध उठी। सारे पंच और दक्ष जी आरोही की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तब राधे श्याम ने आरोही से कहा, आरोही बिटिया, कुछ तो बोलो, सब लोग तुम्हारा जवाब जानना चाहते हैं। तब आरोही धीरे से बोली, ये सब झूठ है। उसकी बात सुनकर प्रदीप ने जिद्दी भाव से कहा, झूठ? तुम्हारी तरह की लड़की से क्या उम्मीद की जा सकती है? तभी दक्ष जी ने टोकते हुए कहा, तुम्हें अपने पंचों के सामने जवाब देने का हक है आरोही, पर कुछ कहने से पहले ये याद रखना चाहिए कि झूठ बोलना पंचायत में बहुत भारी पड़ सकता है। आरोही विनम्रता से बोली, हम सच कह रहे हैं, हमने प्रदीप जी के साथ कोई गलत नहीं की। वैसे तो आरोही की बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। राधे श्याम ने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आरोही, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उसने दच्ची के सामने हाथ जोड़कर कहा, बड़े साहब, आप तो हमें और हमारी बिटिया को अच्छे से जानत हो, क्यों उसे ऐसे बेइज्जत किया जा रहा है। ये सब रोक दो और हमको जानने दो। तभी दक्ष जी ने राधे श्याम से कहा, देखो राधे श्याम, आरोही पर इल्ज़ाम लगे हैं। अब जब आरोही बोलेगी तब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। प्रदीप गुप्ता ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, तुझको पैसों का लालच है, तभी आई थी ना हमारे पास, सच सच बता। और जब हमने इसे गंदगी फैलाने से मना किया तो इसने हमें चप्पल उतार कर दे मारी। आरोही आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर हमको पैसों का लालच होता तो हम चुपचाप प्रदीप गुप्ता से शादी कर लेते, लेकिन हमने तो पहले ही मना कर दिया था। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अभी प्रदीप ने इतना ही कहा था कि तभी यहाँ जोरदार आवाज़ गूंज गई, ना बोला ना लड़की ने, ना का मतलब नहीं समझते हो क्या गुप्ता? सभी लोग पीछे देखने लगे। तभी गुप्ता ने चौंक कर पूछा, तू कौन है? युग अपनी आवाज़ ऊंची करके बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें सिखाएगा कि एक औरत की इज्जत कैसे करते हैं। आरोही भी हैरान होकर युग की तरफ देखने लगी। भीड़ में लोग उत्सुकता से आपस में बातें करने लगे, कौन है ये? गुप्ता चौंकते हुए बोला, कौन हो तुम? किसकी इतनी हिम्मत है कि हमसे पंगा ले? युग ने अपना पूरा नाम बताया, मैं हूँ युग मल्होत्रा, पहचाना? गुप्ता प्रदीप हैरानी भरे भाव से, तुम? इससे पहले कि युग और कुछ कहता, दक्ष ने उसे अपने पास बुलाया, युग यहाँ आओ। युग दक्ष की ओर बढ़ गया और उनके पैर छूते हुए बोला, कैसे हैं आप दादाजी? सोहम भी युग के साथ आया था। वो हैरान होकर सबकी तरफ देख रहा था। दरअसल सोहम युग को रिसीव करने स्टेशन गया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सोहम की नज़रें यहाँ मायूस खड़ी आरोही से जा टकराई। उसकी आंखों में दर्द देखकर वो अंदर तक सिहर गया। वहीं दूसरी तरफ अब तक गुप्ता प्रदीप अब अच्छे से युग को पहचान गया था, इसलिए वो शांत हो गया। युग थोड़े चंचल मिजाज का था। वास्तव में जब वो छोटा था तो उसने सोहम के साथ मिलकर प्रदीप को बहुत तंग किया था। युग ने सोहम की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा, भाई, याद है ना, इस गुप्ता के बच्चों ने बचपन में हमें कितना तंग किया था। हमारे सारे खिलौने तोड़ देते थे और हमारी साइकिल चुरा ली थी। आज मौका मिला है इस गुप्ता के बच्चे से बदला लेने का। इतना कहकर युग मुस्कुरा दिया, लेकिन सोहम के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। सोहम सीधे गुप्ता के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर पंचों के सामने बोला, इस प्रदीप की बातों पे मत आना। इसकी बुरी नज़र तो शुरू से ही आरोही के ऊपर है। अभी गुप्तायन को गए 1 साल भी नहीं हुआ और ये इधर उधर अपना मुंह मारने की कोशिश करने लगा। आरोही बेकसूर है, वो तो गंगा की तरह पवित्र है। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। सोहम का ऐसा रिएक्शन देखकर दक्ष समेत यहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। सोहम को अब आरोही के मायूस चेहरे के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। ऐसे में दक्ष को कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत ठाकुर की तरफ देखकर इशारा किया, जिसने तुरंत सोहम के पास जाकर प्रदीप का कॉलर छुड़ा दिया। दक्ष ने बात संभालते हुए कहा,
हम आरोही पर लगे सारे इल्ज़ाम को खारिज करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो इन दोनों के अलावा और किसी ने नहीं देखा। इसलिए ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। अभी कोई भी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, पर मेरे पास एक सुझाव है जिससे आरोही को ऐसी घटना का सामना दोबारा ना करना पड़े। अब दक्ष ने एक चालबाज मुस्कान के साथ राधे श्याम की ओर देखा और कहा, राधे श्याम, अब समय आ गया है। हमें लगता है कि अब तुम्हें आरोही की शादी दोबारा कर देनी चाहिए, वरना वो ऐसे ही लोगों की नज़रों में आती रहेगी। बहुत लंबे समय से वो अकेली जी रही है और गांव के आदमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बेहतर होगा कि एक हफ्ते के अंदर ही उसका रिश्ता हो जाए। दक्ष की बात सुनकर आरोही के होश उड़ गए। सोहम भी हैरान होकर दक्ष की तरफ देखने लगा। तभी राधे श्याम परेशान होकर बोला, पर बड़े साहब, आरोही विधवा है, उससे शादी कौन करेगा, और वो भी इतनी जल्दी, ये सब कैसे होगा। दक्ष राधे श्याम को सांत्वना देते हुए बोला, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, आरोही को पंकज से शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा लड़का है, मेरे साथ काम करता है। राधे श्याम ने हैरान होकर अनिश्चित रूप से पूछा, पंकज? दक्ष एक चालबाज मुस्कान के साथ बोले, अरे वो हमारे लिए काम करता है, बहुत अच्छा इंसान है। आरोही मेरे आंखों के सामने रहेगी, सुरक्षित रहेगी, समझे। इतना कहकर दक्ष जी ने आरोही के ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखर गई। गांव के लोगों को दक्ष में इस वक्त भगवान नजर आ रहा था, जो कि एक विधवा की जिंदगी बनाने जा रहा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आखिर दक्ष के मन में क्या चल रहा था। आरोही को पंचायत का यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो निराश होकर खुद से बोली, नहीं, अब हम शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वहीं सोहम के चेहरे का तो रंग ही उतर गया। आरोही की शादी दक्ष की बात सुनकर उसे एक झटका सा लगा। तभी दक्ष जी एक संतुष्ट मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पंकज अच्छा लड़का है। प्रदीप गुप्ता ने भी इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। वो खुद में बड़बड़ाया, ये सब क्या हो गया, यह दक्ष कौन सा नया खेल खेल गया मेरे साथ। यू को भी आरोही के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। तभी राधे श्याम खुशी से दक्ष जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, आप धन्य हैं मालिक, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बिटिया का दोबारा घर बस पाएगा। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पंचायत में मौजूद लोग अब जाने लगे थे। टुनटुन का चेहरा भी उतर गया था। वो खुद में बड़बड़ाई, वो खड़ूस अंकल हमारे मौसा नहीं बन सकते। मौसी माँ की शादी तो वो हैंडसम हीरो से होनी चाहिए। वो मुंह बनाकर सबके साथ वापस जाने लगी। दक्ष गाड़ी से बड़ी कोठी की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक कार आकर रुक गई। दक्ष गुस्से से नीचे उतरा तो देखा वो कार प्रदीप गुप्ता की थी। दक्ष जी ने गुस्से से प्रदीप की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या तरीका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दक्ष मल्होत्रा का रास्ता रोकने की। गांव की बिल्लियां तक दक्ष का रास्ता काटने से डरती हैं। गुप्ता ने गुस्से से दक्ष की तरफ देखकर कहा, हम बिल्ली नहीं हैं, हम गुप्ता हैं, गुप्ता। और तुम ये कैसा खेल खेल रहे हो दक्ष? अचानक तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र कैसे होने लगी? कल तक तो तुम कुछ और ही खेल खेल रहे थे। दक्ष हैरान होकर बोला, कैसे? साफ साफ बताओ, कौन सा खेल? गुप्ता ने चिढ़ते हुए बोला, तूने ही उस लड़की को किडनैप कराया था, वो सारा प्लान तेरा ही था। दक्ष शॉक्ड हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्ली अगर खुद को शेर समझने लगे तो वो शेर नहीं हो जाती, तू रहेगा तो बिल्ली ही। गुप्ता गुस्से से भरते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो दक्ष मल्होत्रा, हम उस लड़की को अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते थे। तुमने ही उसे किडनैप करवाने का प्लान बनाया था और पंचायत के सामने तुमने उस आरोही के पक्ष में निर्णय दे दिया। बता, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? दक्ष जी ने उस पर दया दिखाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया गुप्ता, आदमी तुम्हारे थे, सारा खेल भी तुम्हारा था, वो तो मेरी बदौलत तुम बच गए, ऊपर वाले का शुक्र मानो। गुप्ता ने उसे घूरते हुए कहा, तू अपने खेल में बहुत आगे बढ़ गया है दक्ष मल्होत्रा, लेकिन एक ना एक दिन तेरा सच सबके सामने आएगा। इतना कहकर गुप्ता
यहाँ से गुस्से से निकल गया और दक्ष के चेहरे पर सातिन मुस्कान बिखर गई। वहीं दूसरी तरफ आरोही दौड़ते हुए बड़ी कोठी की तरफ बढ़ रही थी और गांव के सारे लोग उसे घूर रहे थे। और तभी वो कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची जहां पंकज और ठाकुर खड़े थे। आरोही उन दोनों को अनदेखा करके सीधे अंदर जाने लगी। तभी पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो कौन आया है। ठाकुर मजाक करते हुए बोला, कहाँ भाग रही हो आरोही भाभी, तुम्हारे हीरो इधर हैं। इतनी बेसब्री से पंकज से मिलने आई हो ना, शादी तक सब्र कर लेती, एक ही हफ्ते की तो बात है। ठाकुर की बातें सुनकर आरोही का गुस्से से खून खौल गया, लेकिन यह बात वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ठाकुर और पंकज से पंगा लेकर वो बड़ी हवेली के अंदर नहीं जा सकती। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग तो बड़े हैंडसम दिख रहे हो आज। उसकी बात सुनकर पंकज ने शर्माते हुए कहा, हम तो हमेशा से हैंडसम हैं आरोही जी। आरोही पंकज से फ्लर्ट करते हुए बोली, वैसे आज आप काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हो, क्या बात है, कोई खास मौका है क्या? पंकज ने आंख मारते हुए जवाब दिया, वैसे तुम हमारे सामने खड़ी हो तो मौका तो खास है ना। आरोही अदाएं दिखाते हुए बोली, हमें राधिका जी से मिलना है, हम बस 2 मिनट में आते हैं। पंकज आरोही की अदाओं में खो गया और तभी आरोही झट से कोठी के अंदर भाग गई। कोठी के अंदर आते ही वो जल्दबाजी में किसी से टकरा गई और गिरने लगी, लेकिन तभी उस शख्स ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा? क्या सोहम आरोही को इस मुसीबत से बचा पाएगा? देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।